तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान का महापर्व लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में अब तक 45.46% मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा शाजापुर में 54.24% मतदान हुआ है। भोपाल में सबसे कम मतदान इस वक्त हुआ है, 32% मतदान यहां केवल हो पाया अब तक। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, यहां पर अब तक 38.22% मतदान कुल हो चुका है। सूरजपुर में सबसे ज्यादा 52.69% मतदान हुआ है। बिलासपुर में सबसे कम 29.06% मतदान अब तक हुआ है। तो लगातार अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान का प्रतिशत इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान लगातार जारी है और लोग इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो सुबह से हम लगातार तस्वीरें और अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। 300 सीटों पर 300 रिपोर्टर लगातार तस्वीरों के साथ अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त भी लगातार अपडेट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 70 सीटों पर लगातार वोटिंग छत्तीसगढ़ में जारी। मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर 3 बजे जो है मतदान थम जाएगा। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर मतदान जारी है। इस दौरान राज्य के दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मध्य प्रदेश में बीजेपी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, वी डी शर्मा ने मतदान किया। तो वहीं कांग्रेस से कमलनाथ, विवेक तनखा, जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ने वोट डाला है। तो ये 8 तस्वीरें सभी दिग्गजों ने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ये 8 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, वी डी शर्मा, पीसीसी चीफ कमलनाथ, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा, जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह। तो ये सभी दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग अब तक कर लिया है और साथ ही लोगों से भी अपील की है कि मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, एक अच्छी और बेहतर सरकार चुनने में अपना योगदान दें। तो छत्तीसगढ़ के 70 सीटों में मतदान लगातार जारी है। इस दौरान राज्य के दिग्गज नेता और मंत्री मतदान केंद्र में पहुंचे और सभी ने मतदान किया है। कांग्रेस से ताम्रध्वज साहू, शिव डहरिया, टीएस सिंहदेव, खेल सायसी टेकाम ने वोट डाला। तो वहीं बीजेपी से अरुण साव, अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये 8 तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दिग्गजों की, जिन्होंने अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो लोकतंत्र के महापर्व पर सभी अपनी आहुति देने के लिए पहुंच रहे हैं। जहां एक और सुबह से ही आम मतदाता लाइन में लगकर अपने पारी का इंतजार करते हुए नजर आए, तो वहीं दिग्गज भी बकायदा कतार में खड़े होकर अपनी पारी का इंतजार करते रहे और फिर जब उनका मौका आया तो वोट डाला और लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। तो ये 8 तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के दिग्गजों की, जिन्होंने अलग अलग मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो एक और तमाम रिपोर्टर्स जो हमारे साथ फील्ड से जुड़ रहे हैं और लगातार अपडेट और तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी इस मतदान से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस वक्त मुकेश शर्मा जी, बीजेपी के नेता, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मुकेश जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुबह से ही आप देख रहे हैं वोटिंग को लेकर जिस तरीके का रुझान आम लोगों में है, हालांकि इस वक्त भी वोटिंग का प्रतिशत कम है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या उम्मीद है, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, जनता लगातार किन मुद्दों पर वोटिंग करे, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सिन्हा जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आज के इस
महापर्व में, लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर मैंने तो मतदान कर दिया है और आप लोगों से भी अपील है, जिन्होंने मतदान नहीं किया है कृपया तुरंत मतदान करें। सिन्हा जी, अभी जिस प्रकार से मतदान हो रहे हैं तो मुझे लगता है कि 20 सीट के जब मतदान हुए थे उसी समय कांग्रेस की विदाई का कार्यक्रम शुरू हो गया था। आज के 70 सीटों के मतदान में ये आखिरी विदाई का मतदान चल रहा है कांग्रेस की सरकार का। कांग्रेस सरकार के द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार के विरोध में मतदान है। कांग्रेस सरकार की नाकामी के कारण छत्तीसगढ़ में फैले भय और आतंक के माहौल के खिलाफ मतदान है। बहनों को किए गए वादे के खिलाफ इन्होंने छल किया, बहनों के साथ शराबबंदी में ढुलमुल नीति अपनाई, उसके खिलाफ मतदान है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश का माहौल है और कांग्रेस को लेके लोगों में एक आक्रोश है और वो दिख रहा है मतदान में। पहले दौर के मतदान में भी आप देखे होंगे 20 सीटों के मतदान में 78% मतदान होना ये बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है और वही आक्रोश आज भी दिख रहा है। लोग सरकार के खिलाफ मतदान कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं, उनके नाकामी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। चलिए, कांग्रेस से भी हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस वक्त हम बता दें कि लगातार जो दिग्गज हैं उन्होंने मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाला है। विवेक तनखा से चर्चा की है हमारे सहयोगी ने। और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी वोट कास्ट कर दिया है और लोकतंत्र की खूबसूरती की जो निशानी है, उंगली पर स्याही का निशान इस वक्त विवेक तनखा दिखा रहे हैं। और जबलपुर के उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र में स्थित एक पोलिंग बूथ पर आपने वोट किया है। सर, सबसे पहले तो एक चुनाव प्रचार का लंबा दौर था, आप भी कैंपेनर थे, क्या मंजर देख पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं और साधुवाद देता हूं कि इतना शांतिपूर्ण चुनाव प्रचार हुआ, जिससे एक चीज़ सबको समझ आई कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो मजबूत हो गई हैं और इस प्रदेश में, और लोकतंत्र को लोग समझने लगे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। दूसरा मेरा ये कहना है, चाहे मेरे से लोग एग्री करें या डिसएग्री करें, ये यंग जनरेशन के भविष्य का चुनाव है या लोगों के भविष्य का चुनाव है। अब ये गूगल और व्हाट्सएप और आपका तमाम इंटरनेट का ज़माना है। पूरी तरह हर इन्फॉर्मेशन हर व्यक्ति के पास होती है। हर आदमी चाहता है कि मेरा लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और इवन रहन सहन हर प्रकार से बेहतर हो। और इसलिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव का चुनाव है। क्रांतिकारी बदलाव आएंगे, छोटे छोटे लोग जीतेंगे, बड़े बड़े लोग हारेंगे। आप देखना, मेरी बात नोट करो, लोगों का ये जो सोच है इस चुनाव में रिफ्लेक्ट करेगा और ये चुनाव देश की राजनीति का टोन भी सेट करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विवेक तनखा से, कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद, थिंक टैंक पे शुमार है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। चलिए, तो राज्यसभा सांसद विवेक तनखा को आप सुन रहे थे। छोटे छोटे लोग जीतेंगे, बड़े बड़े लोग हारेंगे, ये दावा उन्होंने किया और एक नया सिनेरियो की बात उन्होंने कही है जो मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी वोट डालने के बाद मीडिया से चर्चा की, आपको सुनाते हैं। सभी तरह से अच्छी खबरें आ रही है। लोग अपने घरों से निकल के मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और जो घर में हैं मतदान नहीं कर पाए हैं उनसे भी अपील है कि मतदान केंद्र अवश्य पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी तरफ एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पे भरोसा है। कांग्रेस पर भरोसा है, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और चूंकि हम चर्चा की शुरुआत कर चुके हैं, हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। धनंजय ठाकुर जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। मुकेश शर्मा जी पहले से ही हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, आपके आने के ठीक पहले मुकेश शर्मा जी कह रहे थे कि जो 20 सीटों पर जो हमने देखा रुझान, जिस तरीके से वोटिंग हुई, 78% के आसपास जो वोटिंग हुई, हमारे पक्ष में वो कहना चाह रहे हैं कि उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है और इन 20 सीटों के बाद ही ये
उनकी कहने का मतलब यह है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं उस प्रतिशत, मतदान प्रतिशत को देखकर कहीं ना कहीं परेशानी कांग्रेस की बढ़ी। देखिए, पहले जो 20 सीटों में मतदान हुआ था, जिसमें बस्तर की जनता ने और राजनांदगांव के 8 विधानसभा क्षेत्रों की जनता ने जो बढ़ चढ़ कर जो हिस्सा लिया था ना, मुख्यमंत्री भूपेश सरकार के प्रति भरोसा था, कांग्रेस की जो घोषणाएं थी उस पर जनता ने भरोसा किया, और इस प्रदेश को खुशहाल करने के लिए 5 साल में जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने काम किया उस पर जनता ने भरोसा किया था। और जो दूसरे चरण के जो मतदान हो रहे हैं, अभी देखेंगे मतदान का प्रतिशत जो बढ़ते जा रहा है, जो जनता में उत्साह दिख रहा है, ये भी उत्साह उस सरकार के प्रति है जिन्होंने 5 साल में इस प्रदेश खुशहाल किया है, और वो सरकार लाने के लिए जो सरकार फिर एक बार किसानों का कर्ज माफ करेगी, धान कीमत 32 रुपए देंगे, 15,000 रुपए माता बहनों खाता में जमा कराएंगे, और उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को 107 रुपए में सिलेंडर देने वाली कांग्रेस सरकार बनाने की जनता मतदान कर रही है। आम जनता को 500 में सिलेंडर दिलाने के लिए मतदान कर रही है। और जातिगत जनगणना की बात कर लूं मैं, वो 17.5 लाख लोग जिनके घर पर छत नहीं है, जो मोदी सरकार ने छीनने काम किया, उस छत बनाने के लिए जनता मतदान कर रही है। निःशुल्क शिक्षा के लिए मतदान कर रही है, केजी से लेकर पीजी तक के, चाहे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो, और वो किसान भी इसमें मतदान कर रहे हैं जो तीव्र का समर्थन मूल्य चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जनता का उत्साह, जो मतदान हुए हैं, वो बता रहे हैं कि भूपेश सरकार पर भरोसा है, कांग्रेस घोषणाओं पर भरोसा है, और भारतीय जनता पार्टी की जो मोदी की जो गारंटी है ना, उसको देखेंगे राहुल जी। मतदान के पहले तो भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही मोदी की गारंटी को कूड़ादान में फेंक दिया, कहीं नाली में पड़े हुए दिख रहा है, कहीं सड़कों में बिखरे हुए दिख रहा है। और एक तो भाजपा के कार्यकर्ता ने तो स्टिंग में जो किया, पता नहीं किसने किया है, कि वो कह रहे हैं जब नरेंद्र मोदी जी 15 लाख रुपए नहीं दिए, 2 का रोजगार नहीं दिए, तो ये 12,000 रुपए कैसे देंगे? हमको मतदाता को गुमराह करना, आप गुमराह करते रहिए। तो भाजपा के नेता ही भाजपा का पोल खोल रहे हैं, और जनता भी कह रही है जो मोदी 10 साल से प्रधानमंत्री है, जिनको 500 में सिलेंडर देना चाहिए, वो लूट रहे थे। ठीक है धनंजय जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त बड़ी खबर का रुख करेंगे इंदौर से। बड़ी खबर जहां पर विधानसभा इंदौर 4 में मारपीट की घटना सामने आई है। आपको बता दें, बड़ी खबर, विधानसभा इंदौर 4 में मारपीट की घटना सामने आई है। थाने के सामने ही लात घुसे चले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से इस वक्त की बड़ी खबर। कहीं कहीं पर कुछ बूथों पर लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, जहां समर्थक आपस में आमने सामने आ गए और इस तरह विवाद की स्थिति बनी है। इंदौर 4 में भी मारपीट की घटना सामने आई है। थाने के सामने ही लात घूसे चले। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर में इस वक्त इंदौर 4 की जो विधानसभा सीट है, वहां पर इस वक्त तनाव के हालात है। यहाँ पर मारपीट की घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर में इंदौर 4 सीट पर मारपीट की घटना सामने आई है। चलिए, तो लगातार हम इस चर्चा में बने हुए कि आखिरकार ये जो वोटिंग हो रही है, उस वोटिंग का क्या इशारा करे, जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है और जिस तरीके से 20 सीटों में वोटिंग हुई है। मुकेश जी, जिस तरीके से दावा यहाँ पर धनंजय जी कर रहे थे, जो वोटिंग प्रतिशत जो लगातार बढ़ रही है, और साफ तौर पर उन्होंने घोषणा पत्र के बिंदुओं की जहां तक चर्चा की शुरुआत की है, तो घोषणा पत्र की अगर हम बात करें, आपके घोषणा पत्र में पहले इनका कांग्रेस कमीशन से कहना रहा है कि कभी भी किसान को आपने तवज्जो नहीं दिया, लेकिन उनके घोषणा पत्र, उनकी पुरानी पिछली सफलता को देखते हुए आपने इस बार घोषणा पत्र में स्थान दिया। सिन्हा जी, ठीक है, ये घोषणा पत्र में हमारी तुलना कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि घोषणा पत्र बनाते टाइम पूरे के पूरे 1 करोड़ महिलाओं को, बहनों को भुला दिया इन्होंने। कोई घोषणा पत्र में उनका कोई उल्लेख नहीं। जब भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं की, बहनों की चिंता की, 1,000 रुपये महीना देने के बाद किया, 12,000 रुपये साल का देने का बात किया, तो इनको याद आया कि अब हमको भी देना है कुछ, और इन्होंने वर्बली कहीं ना कहीं ये घोषणा की कि हम भी महिलाओं को देने वाले हैं। अरे भाई, आपने तो लिखित घोषणा की। मुकेश जी, आपको रोकूंगा। इस वक्त इंदौर 4 में जो मारपीट की घटना हुई है, उसकी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अंशुल मुकाती भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इस तरह की विवाद की स्थिति बनी इंदौर 4 विधानसभा सीट पर भी ऐसा ही कुछ हुआ है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ मुकेश जी, आप अपनी बात पूरा कीजिए, क्योंकि घोषणा पत्र के बिंदुओं की बात का जिक्र यहाँ पर धनंजय ने छेड़ा। देखिए सिन्हा जी, ये कह रहे थे कि हमने ये घोषणा किया इसलिए जनता विश्वास कर रही है। अरे भाई, अपने तो गंगा जल ले लेके लोगों को लिखित में घोषणा किया था, जन घोषणा पत्र के माध्यम से, कि हम महिलाओं को 500 रुपया महीना देने वाले हैं। कहाँ है भाई? आपने कहा था ग्रामीण क्षेत्र में 4 सिलेंडर मुफ्त में देंगे, कहाँ है? तो जब आपने लिखित घोषणा को पूरा नहीं किया, अब आप भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र लाया, उसको देख के 1, 2, 3 लगातार नए नए घोषणा कर रहे हैं,
तो आपके इस मौखिक घोषणा के ऊपर में कौन विश्वास करने वाला है? कहीं ना कहीं कांग्रेस, और पूछेंगे शराबबंदी की बात क्या हुआ? शराबबंदी की बात किए थे, 5 साल गुजार दिए, अब तो बात भी नहीं करते शराबबंदी की। क्यों बहनें आपके ऊपर विश्वास करेंगी? क्यों जनता विश्वास करेगी? तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस निकम्मी सरकार को नकार दिया है जनता ने। ठीक है, एक तरफ कांग्रेस जनता का आक्रोश है, आप देख रहे हैं मतदान की बढ़ती संख्या भी ये दर्शाती है। लेकिन कि कांग्रेस लोगों तो ने सवाल नकार उठाती दिया है है कांग्रेस ये सवाल उठाते कि आप लोग ने अपने घोषणा पत्र में क्यों नहीं शराबबंदी की घोषणा कर दी? देखिए, हमने कभी भी शराबबंदी की बात नहीं की थी। हमने कहा था कि नशा मुक्ति होनी चाहिए, इस दिशा में काम होनी चाहिए। इन्होंने आनन पानन में वोट लेने के लिए, कहीं ना कहीं सत्ता प्राप्त करने के लिए इस प्रकार का बात किए थे, शराबबंदी की बात किए। और जब बात किए थे शराबबंदी का तो करना चाहिए था, उसमें भी आपने छल करने का काम किया। तो क्यों विश्वास करेगी जनता आपके ऊपर में? आपने जो लिखित वादे पूरे नहीं किए, 5 साल गुजार दिए, तो जनता क्यों विश्वास करेगी? कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोग मतदान कर रहे हैं। ठीक है, गंगा जल हाथ में लेके कसम खाने की बात अक्सर कहती है बीजेपी, धनंजय जी, क्योंकि मौखिक तौर पर भी कुछ घोषणाओं की बात कह रहे हैं यहाँ पर मुकेश जी। क्या लगता है कि पिछली बार आपने गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई, उसको लगातार मुद्दा बनाती रही है बीजेपी? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी, जिसकी आदत है लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना, जब वो गंगा जल की आड़ लेके अपनी झूठ को परोसते हैं ना, तो प्रदेश की जनता देखती कैसा भाजपा का प्रवक्ता टीवी में बैठ के झूठ बोल रहा है। प्रदेश के किसानों को पता है कि कांग्रेस ने गंगा जल उठाकर 10 दिन भीतर कर्ज माफी की घोषणा की थी। गंगा जल की पवित्रता और उनके पुण्य के चलते हमने 2 घंटे के भीतर पूरा किया। ये बात कर रहे थे 12,000 रुपए देने की। अरे यही नरेंद्र मोदी जी है और यही छत्तीसगढ़ की धरा है। 500 रुपए का भी बात कर लो भाई, 500 रुपया महीना देने का बात किए थे भाई। सुन लीजिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, 500 रुपया महीना देने का बात आप किए थे। बहनों को बताइए क्या हुआ 500 रुपया महीने का? एक झड़ाया हूँ पलते मट्टी का, तो देखा क्या चिल्ला रहा है। सुन लीजिए, यही वो कोई विश्वास करने वाला नहीं है। ये इस तरीके के जुमलेबाजी को कोई नहीं। यही वो पवित्र धरती है छत्तीसगढ़ मातारी की, जहां नरेंद्र मोदी जी ने माता बहनों को 15-15 लाख में आने का घोषणा किया था। अरे वो किसकी गारंटी थी? वो भी नरेंद्र मोदी की गारंटी थी। 10 साल में 15 लाख में माता बहनों खाते में जमा नहीं कराए और 1,000 पर उतारा है। अरे माता बहनों को नाकामी को छुपाने के लिए अभी भी भारतीय जनता पार्टी का सहारा चाहिए। सुन लीजिए ना, नाकामियों को छुपाने के लिए अभी भी चाहिए सहारा। सुन लीजिए ना, नाकाम नहीं, अरे नाकाम है नरेंद्र मोदी की सरकार, हमको छुपाने जरूरत नहीं है। किसान को पता है नाकाम है नरेंद्र मोदी की सरकार, और युवाओं को पता है रोजगार देने में नाकाम है ये मोदी की सरकार, महिलाओं को पता है कि सुरक्षा देने में नाकाम है मोदी की सरकार। अरे 15 लाख का वादा करके 1,000 में आ गए। अभी लोकसभा चुनाव आन दो, ये बोलेंगे हम 50-50 रुपया रोज जमा कराएंगे। इन पे जनता भरोसा नहीं करेगी। भूपेश बघेल जी ने किसानों कर्ज माफ किया, नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। भूपेश बघेल जी ने किसानों को धान के 2500 दिया, नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। भूपेश बघेल ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार दिया, नरेंद्र मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पाए। मैं तो एक छोटा सवाल आपके साथ लूंगा, मैं तो पूछता हूं, भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में नहीं बढ़ रही है? मेरे प्रवक्ता साथी बताए, क्या नरेंद्र मोदी जी की गारंटी, क्या केंद्र में उनकी सरकार जब तक प्रधानमंत्री पूरा करेंगे? क्या 3100 देश के किसानों को देंगे? क्या महिलाओं को 500 में सिलेंडर देंगे? क्या जो उन्होंने वादा किया 12,000 रुपए देने का, जिसकी उम्मीद तो हम नहीं कर रहे हैं, क्या नरेंद्र मोदी जी केंद्र से भिजवाएंगे? क्योंकि वो मोदी की गारंटी है, या वो भी कूड़ादाने पड़ा रहेगा? ठीक है, रिएक्शन है मुकेश जी। कई घोषणाओं को आप रेवड़ी कहते रहे, कांग्रेस की कई घोषणाओं को आपने रेवड़ी कही है, लेकिन अब चूंकि आप लोगों की घोषणाएं भी कुछ मिलती जुलती हैं, तो अब आप क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार आप रेवड़ी कहते रहे ऐसी घोषणाओं को। देखिए सिन्हा जी, ये जब अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करते हैं तो ये रेवड़ी है, और जनता को यदि संपन्न करने की बात हो, उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करने की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी ने भी किसानों की समृद्धि, महिलाओं की समृद्धि की दिशा में काम किया है। और मैं आप बताऊं, ये बड़ा पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी, अरे भाई आपने तो अपने ही मुख्यमंत्री का स्लोगन बदल दिया। पहले तो आप कहते थे भूपेश है तो भरोसा है, अब आप क्या आपने छोड़ दिया उनके ऊपर में भरोसा? अब भरोसे की सरकार हो गई, स्लोगन बदल गया, नारा बदल गया। चुनाव होने के बाद पता नहीं कौन मुख्यमंत्री रहेगा। कांग्रेस पार्टी तो जा रही है, लेकिन अभी प्रधानमंत्री जी रहने वाले हैं।
यदि वो वादा करते हैं 3 महीना 11 करोड़ 3 लोगों महीना। को यदि शौचालय महीना के देते प्रधानमंत्री है, हैं तो 3 वो महीना नरेंद्र के। मोदी है। 3 महीना के लोगों को प्रधानमंत्री 11 है। करोड़ शौचालय मिलते हैं तो नरेंद्र महीने मोदी के है। प्रधानमंत्री है। 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को ठीक है। उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन मिलता है तो उसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। चलिए यदि 6 बताइए, करोड़ से ऊपर ठीक लोगों है, को मैं- आयुष्मान का लाभ मिलता है तो उसको नरेंद्र मोदी कहते हैं। ठीक है। 4 करोड़ से अधिक लोगों का घर धनंजय जी, बनता मुकेश है। जी, धनंजय जी, मुकेश जी, इस चर्चा में लौटेंगे। घर बनता है ठीक है, तो वो नरेंद्र मुकेश जी आपको रोकूंगा। मुकेश जी, जनता धनंजय जी कैसे आपको करेगी? रोकूंगा। अभी खबरों में बढ़ते हैं, एक और वोटिंग हो रही है और दूसरी ओर सीएम फेस को लेकर अभी से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें, लगातार दावे और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का क्या कहना है, ये आपको हम सुनाते हैं। डिबेट में हूँ बेटा मैं। सभी तरह से अच्छी खबरें आ रही है। लोग अपने घरों से निकल के मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और जो घर में हैं मतदान नहीं कर पाए हैं उनसे भी अपील है कि मतदान केंद्र अवश्य पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। सभी तरफ एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पे भरोसा है। तो आपको बता दें कि लगातार जिस विषय पर चर्चा होती रही, 5 साल बीच बीच में ये बातें सामने आती रही, उस पर रिएक्शन आने शुरू हुए। हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह हमने देखा। सुबह से ही लोग मतदान केंद्र पर पहुंचते रहे अपना वोट डालने के लिए। और IBC 24 भी लोगों से, मतदाताओं से अपील कर रहा है कि आप अपने इस विशेषाधिकार का उपयोग करें, मताधिकार का प्रयोग करें और एक सक्षम और मजबूत सरकार चुनने में अपनी भूमिका निभाएं। बिल्कुल 75 पार। भूपेश बघेल एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले प्रदेश के, वो हाईकमान के ऊपर निर्भर है कि उसकी जिम्मेदारी किसको देंगे, लेकिन अभी तो चुनाव जो हुआ है वो मेरे चेहरे पे हुआ। इस बार वो सपना पूरा होगा, टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे। मौका तो आखिर लगभग सरगुजा के बाहर मेरे को क्यों काट देते हैं वहाँ भी हम लोग संपर्क में लोगों से रहते हैं। वैसी स्थिति आज भी हो सकती है कि जो अपने से जुड़े हैं उन लोग चाहेंगे कि भाई अपना आदमी उसको मौका मिले काम करने का। इसी पर रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ धनंजय जी हैं। धनंजय जी, ये तमाम विषय हैं जिस पर चर्चा लगातार होती रही। बीते 5 सालों में भी हमने देखा बीच बीच में ये विषय सामने आता रहा। एक बार फिर से इस तरीके के रिएक्शन क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी आदरणीय राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ में सभा संबोधित करने आते, बलौदा बाजार और बेमेतरा में उन्होंने मन से पूरे प्रदेश की जनता को ये बात को संदेश दिए हैं कि कर्ज माफी की जो हस्ताक्षर होगी पहली फाइल में, उसमें भूपेश बघेल जी करेंगे। और प्रदेश की जनता समझदार है, सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता चाहता है, तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी को जो राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया है, प्रदेश की जनता उस संदेश के साथ खड़ी हुई है। और 5 साल से इस प्रदेश को खुशहाल करने का काम भूपेश बघेल की सरकार नहीं हुआ। चाहे टीएस सिंहदेव जी हो, चाहे चरणदास महंत जी हो, चाहे तमल साहू जी, हम सब एक साथ एकजुटता के साथ हम इस प्रदेश में खुशहाली के लिए काम किए हैं और लगातार इस प्रदेश खुशहाली को आगे गया है। तभी तो आप देखेंगे ना, भारतीय जनता पार्टी के पास ना तो मुद्दा बचा, ना चेहरा बता, ना नेता बनाना, कार्यकर्ता बचा। और मोदी की गारंटी को तो भाजपा के नेता कूड़े दाने फेंकने लग गए और पूरे प्रदेश में भूपेश है तो भरोसा है, कांग्रेस घोषणा पत्र पर बातें चल रही है। बिल्कुल। और जो रिएक्शन होते रहे, मुकेश जी आपसे भी मैं इस पर रिएक्शन चाहूँगा। रिएक्शन ये इस तरीके के आते रहे। टीएस सिंहदेव जी से जब भी मीडिया ने पूछा तो उन्होंने भी कुछ ऐसे जवाब दिए जो कहीं ना कहीं उस पर सवाल भी उठते रहे। क्या कांग्रेस के भीतर ये जो चलता रहा, इसका फायदा आपको मिलता है क्या? देखिए राहुल जी, कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर में अंतरकला की स्थिति है। अब देखेंगे 2.5 साल का मुद्दा, अब तो उसका हिसाब किताब चुकता करने का मौका आ गया है। उधर इनके पूर्व विधायक रहे बृहस्पति सिंह जी, उन्होंने भी कहा है कि चुनाव होते ही कांग्रेस के अंदर में बड़ी टूट होने वाली है। चिंतामणि महाराज छोड़ दिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के खिलाफ मतदान करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और इनके 20 विधायक जिनको अभी टिकट मिले नहीं है, वो तो लंका दहन करने वाले हैं। वो तो कांग्रेस को पूरी तरीके से साफ करने के दिशा में
काम कर रहे ठीक है। हैं। लगातार अनूप नाग जी हैं, ये डसने के लिए तैयार बैठे हुए हैं अभी। ठीक। तो एक बताओ, तरफ एक पूरा का आदिवासी- पूरा एक कांग्रेस आदिवासी पार्टी व्यक्ति को मुझे साफ मालूम बता रहे हैं, बताओ। उनका भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस प्रवक्ता कहीं ना एक कहीं मुझे आदिवासी मालूम है ये बोलने सज्जन वाले भोले थे। आदमी को साफ बता रहे यदि हैं, उनका आदिवासियों मैंने को लेकर साफ की सोच नहीं है। कहा है, दस्तक मैंने कहा है आपके विधायक आपको डसने वाले, अरे घटिया सोचो का है, धर्मांतरण को लेकर अरे शर्म आपको आनी चाहिए, देखिए मुकेश जी, शर्म आपको आनी चाहिए, शर्म आपको आनी चाहिए। पूरे बस्तर को धनंजय जी, पूरे बस्तर को हम मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल धनंजय जी, मुकेश जी, मुकेश जी, धनंजय जी, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, ठीक है, ठीक है। संसदीय भाषा का उपयोग होना चाहिए, ठीक है, हम भी मानते हैं। धनंजय जी, धनंजय जी, मुकेश जी, मुकेश जी, संसदीय भाषा का उपयोग होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, हम समझते हैं कि संसदीय भाषा का उपयोग होना चाहिए। मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी, संसदीय भाषा, ठीक है। धनंजय जी, आपको रोकूंगा यहाँ पर। धनंजय जी, मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी, धनंजय जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। धनंजय जी, हमारे दो सहयोगी इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, आपको रोकना चाहूंगा, दोनों को, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा यहाँ पर। आप देखिए, मुद्दों पर आएंगे हम लोग, मुद्दों पर। धनंजय जी, मुद्दों पर आएंगे। मुकेश जी, मुकेश जी, धनंजय जी, आप लोग रुकिए, आप लोग को रोकना चाहूंगा। मुकेश जी, धनंजय जी, आपको रोकूंगा, ऐसे में बात नहीं होगी, ऐसे बात नहीं पाएगी, ऐसे बात नहीं पाएगी। मुकेश जी, मुकेश जी, अरे धनंजय जी, आप मेरी बात तो सुनिए। मुकेश जी, मेरी बात सुनिए आप। मुकेश जी, धनंजय जी, मेरी बात सुनिए आप। संसदीय भाषा का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन ऐसे में बात नहीं हो पाएगी, हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि संसदीय भाषा का उपयोग करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ दो रिपोर्टर लाइव जुड़ रहे हैं, नीरज शर्मा हमारे साथ राजिम से और मृदुल हमारे साथ इस वक्त सतना से जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। सबसे पहले नीरज, आप अपडेट दीजिए, फिलहाल मतदान को लेकर क्या अपडेट है आपके पास, क्योंकि 2:30 बज रहा है, ऐसे में आपके पास इस वक्त का ताजा अपडेट क्या है? जी देखिए, बिल्कुल राज्य विधानसभा में जो है लगभग मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर 2,28,000 मतदाता जो है आज अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम 1 बजे की समय की बात करेंगे तो जब तक जो है 44% जो है मतदान हो चुके थे, और अभी लगभग 2:30 बजे के आसपास 50% से भी अधिक जो है मतदान राज्य विधानसभा में जो है हो चुका है। ऐसा जो है हमें जो है अपडेट मिला है कि 50% से भी अधिक मतदान जो है राज्य विधानसभा में हो चुके हैं, लोग जो है भारी उत्साह के साथ जो है यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो या दिव्यांग हो, सभी जो है स्वतः जो है स्वस्फूर्त उठ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है आकर के भाग ले रहे हैं, सब अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जितनी अभी तक की जो गरियाबंद जिले में 2 विधानसभा, एक विंध्यानगर और एक राजिम, जिसमें अभी तक राजिम विधानसभा जो है मतदान के प्रतिशत के लिहाज से जो है आगे चल रहा है। जी बिल्कुल, और अच्छा प्रतिशत, यहाँ अच्छा रुझान देखने को मिला। मृदुल का रुख करेंगे। मृदुल, फिलहाल सतना में जो आप जिस बूथ पर मौजूद हैं और पूरे सतना की अगर बात करें, किस तरीके का मतदान प्रतिशत यहाँ बढ़ता दिख रहा है और क्या रुझान किस तरीके का मतदाताओं में देखने को मिला? देखिए, पहले जो चुनाव हुए हैं उससे कंपेयर करें तो इस बार काफी रुझान है मतदाताओं में। सुबह से ही 7 बजे जब पोलिंग खुली, उसके पहले से ही मतदाता पोलिंग बूथों पर पहुंच गए थे, और यूथ में काफी उत्साह, बड़ी संख्या में जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वो भी मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन देखने वाली इस बार के चुनाव में बात होगी कि महिला मतदाताओं का वोटिंग परसेंटेज यहाँ बढ़ा है, जो कि अक्सर पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा कम रहता था। 1 बजे तक का रुझान मेरे पास है, जिसमें कि 43.13% ओवरऑल जो सतना से 7 विधानसभाएं आती हैं उनका है, और उन्हीं में पुरुषों का अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो 41.45% है, और महिला वोटर्स 44.97% महिला मतदाताओं का वोटिंग ऑफ परसेंटेज है। तो देखा जाए तो 3% से ज्यादा मतदान महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। और एक बात देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे जब नरेंद्र मोदी की सभा हुई थी तो उन्होंने भी यह बात को कहा था कि इस बार मध्य प्रदेश में महिलाओं के हाथ में है सरकार की बागडोर। तो उस भाषण के बाद से अगर कंपेयर करें वोटिंग ऑफ परसेंटेज को, तो महिला वोटर की संख्या बड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जो लाडली बहना योजना, इस पर
मध्य प्रदेश में लागू की गई थी, उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि शाम 6 बजे तक मतदान होना है, उसके बाद वोटिंग ऑफ परसेंटेज कैसा रहता है। और अभी तक के रुझान में तो ये सामने आ रहा है कि महिला वोटर आगे है पुरुष मतदाताओं की अपेक्षा। ठीक है, मतलब महिलाओं में खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिला। बालाघाट का रुख करेंगे, हितेन चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हितेन, यहाँ पर 3 बजे तक ही वोटिंग होनी है, क्योंकि बालाघाट में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर केवल 3 बजे तक का वक्त मुकर्रर है। अभी तक का क्या अपडेट है, क्योंकि 2:30 बज चुके हैं, आधा घंटा बस और शेष बचा हुआ है जब यहाँ पर वोटिंग होगी। जी बिल्कुल राहुल जी, अब आधा घंटे का ही समय शेष बचा हुआ है। आपको ये बताना चाहूंगा कि बालाघाट जिले की जो 3 विधानसभा है, लांजी, बैयर और परसवाड़ा, यहाँ पे सुबह से ही मतदान केंद्रों में महिलाओं की, पुरुषों की लंबी लाइन देखी गई। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सर्वाधिक, जो तीनों विधानसभा है, यहाँ पे सर्वाधिक जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ा है। और 3 बजे यहाँ पे मतदान खत्म हो जाएगा। आपको बता दूं कि यहाँ पे जो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है पूरे जिले भर में 1675 मतदान केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 319 केंद्र ऐसे थे जो संवेदनशील थे। 319 में से 47 केंद्र ऐसे थे जो अति संवेदनशील क्षेत्रों में है, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में है। तो यहाँ पे पुलिस प्रशासन के द्वारा विशेष तैयारियां यहाँ पे की गई है। और जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि इन केंद्रों में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। जिला प्रशासन के लिए ये एक और अच्छी खबर ये है कि बालाघाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक सोनेवानी जो आदिवासी बैगा बाहुल्य ग्राम है, यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा बूथ था, यहाँ पे मतदान केंद्र था। यहाँ पे 47 वोटर्स थे और 100% यहाँ पे मतदान हो चुका है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो जो आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र बालाघाट के जो तीनों विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे सर्वाधिक मतदान का प्रतिशत हुआ है। जी, तो बहुत राहत की बात है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से मतदान संपन्न हो रहा है और आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में यहाँ पर मतदान अब खत्म हो जाएगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। एक बार फिर रुक करेंगे, हमारे जो गेस्ट इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है, आप दोनों से दरख्वास्त है कि संसदीय भाषा का उपयोग करें और मुद्दों पर हम बात करेंगे, क्योंकि करोड़ों लोग इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर आप लोगों को देख रहे हैं और ये जानने के लिए उत्सुक है जो आने वाली सरकार उसके पास किस तरह की योजनाएं हैं, घोषणा पत्र पर किस तरीके से काम हो रहा है। धनंजय जी, चूंकि घोषणाओं की बात हम लगातार कर रहे हैं, घोषणाएं जो आप लोगों ने की हैं, घोषणाओं को हमेशा से बीजेपी रेवड़ी कहती रही है, लेकिन हमने देखा कि इस बार जो घोषणा पत्र बीजेपी का आया उसमें कई तरह की घोषणाएं आप लोगों की घोषणाओं से कहीं ना कहीं मिलती जुलती नजर आई है। धनंजय जी, देखिए, निश्चित तौर पर आप देखेंगे देश में बैठी सरकार की तो स्थिति वही है ना, गरीबों पर टैक्स लगाओ और अडानी अंबानी जैसे का कर्जा माफ करो। तो ये तो देख रहे हैं ना। और मैं तो कहता हूं कि इस प्रदेश में 15 साल तक भाजपा की सरकार थी, उन्होंने भी किसानों को धान कीमत 2100 देने का वादा किया था, 300 बोनस देने का, उन्होंने पूरा नहीं किया 15 साल में। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी कहा था कि भाई किसानों को उनकी सरकार बनेगी तो स्वामीनाथन कमेटी का सिफारिश में लागत मिलेगा, देर में समर्थन मिलेगा, 2022 तक किसानों की आमदनी बढ़ेगी। और हमने छत्तीसगढ़ में कहा था कि हमारी सरकार बनेगी जब 25 रुपए किसानों को धान कीमत देंगे और कर्ज माफी करेंगे। 3 लोगों ने वादा किया, 2 लोगों ने धोखा दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार ने धोखा दिया, रमन सिंह की सरकार ने किसानों को धोखा दिया, भूपेश बघेल की सरकार ने उसको पूरा किया। और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल में जनता के वादों को जब पूरा नहीं कर पाई, और कांग्रेस जी राजस्थान में जब चुनाव हम जीते, हिमाचल में चुनाव जीते, कर्नाटक हम चुनाव जीते और वहां के जनता के हित में हम जब योजनाएं बनाए ना, तो यही भाजपा और संघ से जुड़े लोग उसको रेवड़ी बताकर एक प्रकार से उनका उपहास करना शुरू कर दिए थे। तो पूरे प्रदेश और देश में बात उठा कि आप अडानी कर्ज माफ करते हो तो वो रेवड़ी नहीं होता है। अगर कोई कांग्रेस की सरकार किसानों को कर्ज माफ कर देती है, किसानों को उपज की कीमत देती है, योजना बनाकर काम करती तो रेवड़ी हो जाता है। आखिर आज भारतीय जनता पार्टी अगर कांग्रेस के खींचे हुए लकीर के साथ साथ चलने को तैयार हुई ना, उसका सबसे बड़ा कारण है भूपेश सरकार की योजनाएं हैं। चाहे हम किसानों कर्ज माफ किए हैं, धान कीमत दी है, बिजली बिल हाफ दी है, चाहे निःशुल्क शिक्षा हम दे रहे हैं, चाहे गोबर खरीदी कर रहे हैं, और आगे भी जाकर हम काम करेंगे और जनता का विश्वास भरोसा हमारे पास में है। ठीक है, घोषणा पत्रों की बात में बिंदुओं की बात हो रही है। मुकेश जी, ये किंतु परंतु लगा होता है, अक्सर हमने देखा है कि घोषणा पत्र में जो घोषणा पत्र के जो बिंदु होते हैं वो कहीं ना कहीं उसमें बाद में किंतु परंतु लगा दिया जाता है। अगर बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो अंतिम दौर में ही सरकार ने उस पर निर्णय लिया और वो भी सुचारू ढंग से नहीं मिल पा रहा है। मुकेश जी, ऐसे क्या आपको इस बार भी घोषणा पत्र में नजर आता है जो कांग्रेस के जो बिंदु हैं, घोषणा के बिंदु, उनमें किंतु परंतु दिखता है क्या आपको? देखिए, निश्चित रूप से राहुल जी, पिछले बार ये जन घोषणा पत्र लेके आए थे उसके अंदर में अनेक बिंदु ऐसे थे, शराबबंदी से लेकर बेरोजगारी भत्ता की बात करें, 500 रुपया बहनों को देने का बात इन्होंने किया था महीने में। इन्हीं के दे पेज नंबर 19 में दूसरा पॉइंट था, मैं आपको बता दूं,
क्योंकि हो सकता है कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ये भी कहने लगे कि हमने नहीं कहा था। 4 सरेंडर पेज नंबर 36 में ये भी उल्लेख दिखा दीजिए, लाए होंगे तो। इनका उल्लेख था, आप देख लीजिए, देख लीजिए ना। 4 सिलेंडर दिखाइए ना, मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं दावा कर रहा हूँ ना, आप तो फर्जी मैं दावा कर रहा हूँ। आप जाइए अपना घोषणा पत्र देखिए, अपना घोषणा, ये चिल्लाने बड़बड़ाने से काम नहीं होगा। हमने जो नहीं चिल्लाने बड़बड़ाने से काम नहीं होगा। सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है धनंजय जी, आपके पास से काम नहीं होगा। आपके पास शब्द नहीं है, मैं दावा कर रहा हूँ, दिखा दो। मैं दावा आप तो कहते हैं, आप तो कहते हैं ना, आप सब चीज में चैलेंज ही करने वाले हो। अभी जनता धनंजय जी आपके पास आऊंगा। आपको आप झूठ बोलना चाहते हो? अरे झूठ वो होता है यार, शराबबंदी करता, शराब बंद नहीं करता, इसको झूठ कहते हैं। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे इंदौर से। बड़ी खबर मुकेश जी, आऊंगा आपके पास। इंदौर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर विधानसभा, इंदौर विधानसभा 4 आई है। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इस वक्त 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नवीन हमारे साथ पिपरिया से और दुर्गेश आगर मालवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन का रुख करेंगे। नवीन, आपसे फिलहाल अब तक की अपडेट चाहेंगे, जिस बूथ पर आप मौजूद हैं, किस तरीके के मतदान का प्रतिशत यहाँ देखने को मिले इस क्षेत्र में, पिपरिया में? देखिए, इस वक्त मैं होशंगाबाद जिले की पिपरिया विधानसभा सीट पर हूं और जो उम्मीद की जा रही थी टर्नआउट का, वो उम्मीद पूरी नहीं हो सकी है। फिलहाल मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो औसतन 40% से कुछ ही ऊपर वोटिंग हुई है और होशंगाबाद में की भी यही कुछ स्थिति है। होशंगाबाद जिले की सभी विधानसभा सीटों की अगर एक एवरेज निकालें तो 40% के आसपास वोटिंग हुई है। और मैं जिस विधानसभा में खड़ा हूं और जिस विधानसभा के पोलिंग बूथ पर खड़ा हूं, यहाँ लगभग 1255 वोट हैं और अब तक 750 वोट डल चुके हैं। तो यहाँ तो फिर स्थिति ठीक लग रही है। देखिए तस्वीरों में काफ़ी सारी लाइन लगी हुई है और कुछ युवा वोटर भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ। क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आप भी पहली बार? नहीं, दूसरी बार डाल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार किस मुद्दे पे वोट होगा? बस पढ़ाई के मुद्दे पे होगा, और क्या। पढ़ाई में बहुत सुधार नहीं हो रहा, होगा इस बार। चलिए, और भी कुछ लोग जुड़े हैं। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? अभी तो देखते हैं क्या होता है आगे, अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं, टक्कर का चुनाव है। नहीं, आप किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो मालूम नहीं, लेकिन वोट कर रहे हैं। चलिए, आप बताइए भाई, आप बताइए। आप तो लग रहा है पहली बार डालने वाले वोट? जी नहीं, दूसरी बार डाल रहा हूँ। दूसरी बार? आप बेटा मुझे लग रहा है पहली बार डाल रहे हो। क्या सोच के वोट डाल रहे हो? चलिए, ये बच्चे हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं और कुछ शिक्षा के आधार पर डाल रहे हैं। उनको चाहिए कि मध्य प्रदेश में बेहतर शिक्षा व्यवस्था हो, बेरोजगारी दूर हो, इन तमाम मुद्दों पर वोट हो रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में और खासकर पिपरिया में 40% के ऊपर वोट हुए हैं और उम्मीद की जा रही कि शाम 6 बजे तक जो अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 85% के आसपास वोटिंग होगा, तो शायद उम्मीद है कि शाम 6 बजे तक ये आंकड़ा भी छू जाएगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से फर्स्ट वोटर में हमने देखा, सुबह से ही काफ़ी उत्साह यहाँ देखने को मिला। दुर्गेश का रुख करेंगे, आगर मालवा पे मौजूद हैं। दुर्गेश, आपके पास इस वक्त की ताज़ा अपडेट क्या है? इस वक्त आगर जिले में की दोनों विधानसभाओं में लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाता अपनी बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। आगर में 1 बजे तक 50.90% मतदान हो चुका था, वहीं सुसनेर में 54.55% मतदान हो चुका था। दोपहर 1 बजे तक यह स्थिति है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि आगर जिले का औसत मतदान 85% के आसपास पहुंच जाए। चलिए, तो मतदान प्रतिशत बढ़ सकता है ये आप कह रहे हैं और जाहिर तौर पर लोगों में खासा उत्साह और देखने को मिल रहा है जिस तरीके से लोग मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में घोषणा पत्र के तमाम मुद्दों पर। पिछले घोषणा पत्र में क्या जो बातें थी वो पूरी हुई नहीं हुई। मुकेश जी, आप बता रहे थे, क्योंकि हम किंतु परंतु की बात कर रहे हैं। अक्सर ये होता है, चाहे आपकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये किंतु परंतु जोड़कर क्या जनता को कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित भी किया जाता है? कांग्रेस के घोषणा पत्र में आपको दिखता है क्या मुकेश जी ऐसा कुछ? देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से पिछले सरकार ने पूर्ण शराबबंदी का वादा किया था। 1 करोड़ बहनें हमारी पूरे प्रदेश के अंदर में वो इंतजार करती रही और 5 साल पूरे हो गए, वो पूर्ण शराबबंदी हुई नहीं। और कहीं ना कहीं नशे का कारोबार पूरे प्रदेश में बढ़ा और नशे के साथ साथ लोगों में एक क्राइम देखने को मिला। क्राइम बढ़ा, लगातार आतंक और भय का माहौल पैदा हुआ।
इससे पूरे प्रदेश के अंदर में अराजकता जैसी स्थिति दिखी। तो कहीं ना कहीं यदि आपने वादा किया तो उसको पूरा करना चाहिए। दूसरी बात आप देखेंगे, बेरोजगारी भत्ता की बात इन्होंने की थी, तो उसमें भी इतने सारे कंडीशन लगाए गए कि 10 लाख युवाओं को लगभग मिलना था बेरोजगारी भत्ता, तो 10% लोगों को भी वो नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे कंडीशन लगाए गए कि आपका पंजीयन 2 साल पुराने होने चाहिए, इस प्रकार के कंडीशन लगाए गए। बहनों को भी 500 रुपया महीना देने का बात इनके जन घोषणा पत्र में था, चाहे ये स्वीकारे या ना स्वीकारे, इन्होंने नहीं दिया। तो यदि आप घोषणा पत्र में लोगों से वोट लेने के लिए घोषणा कर रहे हैं तो उसमें अमल होनी चाहिए, और जनता के साथ वो नहीं हुआ। आज वही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के विरोध में लोग आगे आकर मतदान कर रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, क्या आप लोगों को समझा पाए जो जिन बिंदुओं पर अभी मुकेश जी अपनी बात कह रहे थे, क्या आपको लगा कि कुछ जो मांग थी, जो घोषणा पत्र की जो बातें थी वो पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्या आप कन्विंस कर पाए, ऐसा लगता है आपको मतदाताओं को? देखिए, प्रदेश के जनता को पता है कि कांग्रेस जब जन घोषणा पत्र बनाई तो इन्हीं जनता के सलाह से, इन्हीं युवाओं के सलाह से बनाई। उन युवाओं को पता है कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने का कहीं भी उल्लेख नहीं है, क्योंकि युवाओं ने कभी यहाँ पे घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता देने के सुझाव भी नहीं दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक मुखिया होने का जिम्मेदारी का निर्वहन किया। हमने 5 लाख युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी नौकरी के अवसर प्रदान किए। हमारी सरकार ने 5 साल में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती किया, सरकारी पदों पर। लेकिन उसके बाद भी जो युवा जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, हमको लगा कि इनको 2 साल के लिए इनको सपोर्ट करना चाहिए। तो एक मुखिया का जो जिम्मेदारी होता है, हमने 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की, और उसमें 1,32,000 युवा जिनके माता पिता की आर्थिक आय 8 लाख रुपए से कम है, और उनको बेरोजगारी भत्ता भी दिया, उनके कौशल विकास उन्नयन के माध्यम से रोजगार का परीक्षण दिया, और उस योजना से जुड़ने के बाद लगभग 6,000 युवाओं को इस प्रदेश में और अतिरिक्त रोजगार मिलने का काम हुआ है। हम जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। हमने नहीं कहा था कि 15-15 लाख रुपए खाता में आएगा, हमने नहीं कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे, हमने नहीं कहा था कि 100 दिन महंगाई कम होगा, हमने नहीं कहा था कि 410 रुपए का रसोई गैस महंगा है और 1200 रुपए नरेंद्र मोदी ने उसे वसूलने का काम किया था। तो देखिए, भूपेश बघेल की सरकार जो कहती है उसे पूरा करती है। एक नरेंद्र मोदी की सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने वादा किया था, अमित शाह जी एक चैनल कार्यक्रम बोलते हैं कि मोदी जो सभा में कहते हैं वो सब जुमला हो जाता है, तो झूठ इनका होता है, सच हमारा होता है। और भाजपा के नेताओं को झूठ बोलने की आदत है। मैं तो बोलता हूं ना, आपने क्यों नहीं दिया किसानों को 2022 तक आमदनी पूरा करने का, बढ़ाने का अवसर? आपने युवाओं को रोजगार क्यों नहीं दिया, 2 करोड़ रोजगारों का? अगर आप छत्तीसगढ़ में 10 लाख युवाओं की बात करते हैं बेरोजगारी भत्ता का, तो मैं तो आपको कहता हूं 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष अगर नरेंद्र मोदी देते तो 20 लाख युवाओं को 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलता, उसमें 40 लाख युवा छत्तीसगढ़ के होते। इसके दोषी भारतीय जनता पार्टी है। किस मुंह से बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं हम? आपको तो माफी मांगना चाहिए इस देश को धोखा देने के लिए, इस प्रदेश को धोखा देने के लिए। ठीक है मुकेश जी, जो बातें चल रही हैं जो घोषणा पत्र को लेकर, वादा खिलाफी की बात यहाँ पर धनंजय जी ने कही है, लेकिन अहम बात तो ये भी है मुकेश जी, हमने देखा इन 5 साल के दौरान जब सरकार चल रही थी, कई बड़ी योजनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हुई। आज कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को कई जगह पर राज्यों में कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करते हुए उन्हें अपने बिंदु बना रही है। आपको लगता है क्या केंद्र में भी कई योजनाओं को लेकर जब कांग्रेस सरकार की प्रशंसा हो चुकी है तो उस दिशा में काम हो रहा था, आपको लगता है मुकेश जी? राहुल जी, इनके जो भी योजना थे वो कागजों में बहुत दुरुस्त थे, पोस्टर में बहुत दुरुस्त। तो क्या इसलिए तारीफ हुई है क्या? बहुत दुरुस्त थे, पोस्टर में बहुत दुरुस्त थे, कागजों में बहुत दुरुस्त थे, लेकिन वास्तविकता से बहुत दूर थे, बहुत दूर। अरे मेरे प्रवक्ता भाई बहुत नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की चिंता कर रहे थे। नहीं, चिंता नहीं कर रहे। सुनिए भारतीय जनता पार्टी क्या कर दी और केंद्र सरकार क्या कर दी, डरते को बताने में क्या किया? लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। 2014 में 14 से अधिक प्रदेश में थे, 4 प्रदेश में बचे हैं, 2 प्रदेश में अभी आए हैं। इतना चिल्ला चिल्ली करने की वापसी तो कर रहे हैं ना। जनता सर्वोपरि है, बता रही है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, जनता सर्वोपरि है, बता रही है। कहां गए 10 प्रदेश? तो आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने क्या कर दिया, जनता बता चुकी है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। मुकेश जी आपको रुकूंगा, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कमलनाथ इस वक्त आपके पास आऊंगा धनंजय जी, हम लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार हमारे फील्ड से जो हमारे सहयोगी हैं वो लगातार तस्वीरें भेज रहे हैं। इस वक्त कमलनाथ तस्वीरों में दिख रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं
और यहाँ पर जायज़ा भी ले रहे हैं, क्योंकि वोट तो डाल चुके हैं लेकिन जायज़ा ले रहे हैं। मुकेश जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है प्रदेश की कांग्रेस सरकार की। धनंजय जी, आपके पास आऊँगा। मुकेश जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, कहीं ना कहीं 40 करोड़ से अधिक लोग प्रधानमंत्री मुद्रा लोन लेते हैं तो उससे रोजगार का सृजन होता है। तो ये होता है वास्तविक में और गंभीरता से स्वराज के बेरोजगारी और रोजगार की दिशा में चिंता करना। 23 लाख करोड़ से अधिक की राशि, अब ये पूछेंगे, ये भी झूठ है, क्योंकि इनको जानकारी पूरी है नहीं, इकट्ठा करते नहीं है, अपने ही घोषणा पत्र के बाद को कह देते हैं कि ये कहाँ था। एक तो ये मेरे से पूछ सकते हैं कि शराबबंदी हमने कब कहा था, कहाँ लिखा है। तो कहीं ना कहीं वास्तविकता ये है, 11 करोड़ से अधिक लोगों को यदि गैस का कनेक्शन मिलता है, 13 करोड़ से अधिक लोगों के घर में नल के माध्यम से पेय जल आता है, तो इसको नरेंद्र मोदी की सरकार कहते हैं। इसको नरेंद्र मोदी की सरकार कहते हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों के सिर के ऊपर में छत आ जाता है, आवास मिल जाता है गरीबों को, तो उसको नरेंद्र मोदी की सरकार कहते हैं। 16 लाख आवास आपने छीनने का काम छत्तीसगढ़ में किया है और अभी घोषणा पत्र में लिखते हैं कि 17.5 लाख हम देने वाले हैं। पहले तो वो 16 लाख का भी जवाब देना चाहिए, इसलिए नहीं दिया कि उस योजना में प्रधानमंत्री नाम लिखा था। इनको इसमें भी दिक्कत हो गया कि प्रधानमंत्री आवास नाम है, हो गया। तो कहीं ना कहीं राज्यांश उसमें दिया नहीं। मुकेश जी, 16 लाख घरों को छीनने का काम किया। धनंजय, आप जवाब दी। देखिए, बहुत बड़ी बड़ी बात की साथी प्रवक्ता ने, लेकिन 15 लाख रुपए का क्या हुआ अब तक नहीं बता पाए, और 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ अब तक नहीं बता पाए। 30 लाख सरकारी पोस्ट केंद्र सरकार की सरकारी पद खाली है, लेकिन उसमें भर्ती नहीं करना है, और देश की संपत्तियों को बेचने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। इसने कहा कि नरेंद्र मोदी जी किसको कहते हैं? नरेंद्र मोदी जी उसको कहते हैं जो एक भिखारी से भी टैक्स वसूलता है। वो भिक्षा लेके जो आदमी जीवन यापन करता है ना, वो भी नरेंद्र मोदी के टैक्स के दायरे में आ जाता है, उससे भी वसूली होती है। एक गरीब आदमी का जूता चप्पल लेता है ना, कांग्रेस सरकार में उसमें टैक्स नहीं होता था, उस जूता चप्पल पर भी टैक्स जो लेता है ना, उसे नरेंद्र मोदी जी कहा जाता है। और जो बच्चे पुस्तक, कॉपी, स्टेशनरी, पेन, जिसमें कभी कांग्रेस सरकार ने टैक्स नहीं लिया, उसमें भी जो टैक्स वसूलता है उसको नरेंद्र मोदी जी कहता है। सुन लीजिए ना, सुनिए। और गरीबों को लॉकडाउन के दौरान पैदल सड़कों में घूमना पड़ता है, ट्रेन नहीं मिलता, बस नहीं मिलता, और अत्याचार जो करता है उसे नरेंद्र मोदी जी कहता है। और रावण का अंकार नहीं टिका मुकेश जी, ये तो नरेंद्र मोदी जी जवाब दूंगा मैं। जनता वही है, देख रही है। रावण का अंकार नहीं टिका है, नरेंद्र मोदी जी है, जनता भी वही है। आपसे जवाब लूंगा, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भैया, ये गर्म पानी और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला, छत्तीसगढ़ में दंगल का दूसरा दौर। सीटों में तगड़ी फाइट, 300 रिपोर्टर्स के साथ मेगा कवरेज IBC 24।